Hey everyone, हे एवरीवन, आज से हम राजनीतिक सिद्धांत एमए की एमपीएस फर्स्ट क्लास की यूनिट सेकंड पुस्तिका जो 2 है उसको शुरू करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे, इसमें मैंने सारी रीडिंग करनी है और मैं सारी रीडिंग करूँगी ताकि जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं जॉब के कारण या फिर घरेलू कामों के कारण, तो वो इस वीडियो को देखकर फ़ायदा ले सकते हैं। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो में थोड़ा बहुत कुछ मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ फॉरगिव मी, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है। ओके, थैंक यू। तो हम शुरू करते हैं। तो ये है इकाई 15 क्लासिकी उदारवाद, जिसमें हमें ये सब चीज़ें देखना है। प्रस्तावना, उदारवाद क्या है, उदारवाद की विशेषताएं, उदारवाद का उदय, क्लासिकी उदारवाद की विचारधारा, व्यक्ति, समाज, अर्थव्यवस्था तथा राज्य विषयक धारणाएं, आलोचनात्मक मूल्यांकन, सारांश, और फिर इसके बाद कुछ प्रश्न हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो फर्स्ट है प्रस्तावना। उदारवाद वर्तमान पश्चिमी संसार की प्रबल विचारधारा है। इंग्लैंड, पश्चिमी यूरोप तथा अमेरिका का गत 300 वर्षों का इतिहास उदारवादी चिंतन के उदय तथा विकास के साथ जुड़ा है। उदारवाद उस विचार तथा वातावरण की उपज है जो यूरोप में पुनर्जागरण तथा धर्म सुधार के समय पनप रहा था। एक विचारधारा तथा जीवन की एक शैली के रूप में उदारवाद उभरते मध्य वर्ग, जो बाद में पूंजीवादी वर्ग के नाम से प्रसिद्ध हुआ, उसके आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक आकांक्षाओं को दर्शाता है। 16वीं तथा 17वीं शताब्दियों के दौरान जब सामंती व्यवस्था तितर बितर हो रही थी, तब उसके स्थान पर एक नई राजनीतिक व्यवस्था अपना स्थान ग्रहण कर रही थी, और वो राजनीतिक व्यवस्था क्या थी? उदारवाद। इंग्लैंड तथा यूरोप में निरंकुश राष्ट्र राज्यों की स्थापना ने ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को जन्म दिया जहां राजा की सत्ता असीमित बन गई। कहा कि इंग्लैंड तथा यूरोप में उदारवाद का प्रारंभ अधिक्रमिक तथा प्राधिकृत सत्ता तथा राजतंत्र के विरुद्ध एक प्रतिरोध से हुआ। एक ऐसा प्रतिरोध जिसका संबंध जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से था। ऐसा होता है ना, जब हमें कोई दबाना चाहता है तो हम और भी ज़्यादा उभर कर आते हैं। उसी प्रकार उदारवाद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। प्रतिरोध का मुख्य नारा था स्वतंत्रता। प्रत्येक प्रकार की सत्ता से स्वतंत्रता जो मनमानेपन का संकेत है। मतलब अब वो लोग किसी भी प्रकार का दबाव सहन करना नहीं चाहते थे। ऐसी स्वतंत्रता की मांग जो व्यक्ति को उसके विवेकशील प्राणी होने के नाते उसमें निहित सामर्थ्य के अनुकूल उसके विकास में सहायक हो। व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता की प्राप्ति तथा राज्य की सत्ता को चुनौती देते हेतु उदारवाद ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, इसमें बौद्धिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि में स्वतंत्रता की मांग की। इन स्वतंत्रताओं से संबंधित केंद्रीय अर्थात मुख्य समस्या का संबंध राज्य तथा व्यक्ति के बीच के संबंधों से था। उदारवाद के नकारात्मक अथवा क्लासिकी पहलू का एक लंबे समय तक प्रभुत्व रहा। उदारवाद के नकारात्मक अथवा क्लासिकी मतलब जो क्लासिकी की उदारवाद की धारणाएं थी उसको नकारात्मक माना जाता था। उस टाइम पर समय तक प्रभुत्व रहा। उदारवाद का आरंभिक लक्ष्य जितना विध्वंसात्मक था उतना रचनात्मक नहीं था। इसका उद्देश्य सभ्यता के सकारात्मक लक्ष्यों का विशदीकरण नहीं था, अपितु व्यक्ति के विकास के मार्ग की बाधाओं को दूर करना था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक यह एक ऐसी प्रगतिशील विचारधारा थी जो समाज में अत्याचार, अंधविश्वास, असहिष्णुता तथा मनमानी सरकारों के विरुद्ध जंग करती रही। यह व्यक्ति व राष्ट्र के अधिकारों के लिए लड़ती रही। गत एक शताब्दी से उदारवाद को लोकतंत्र, मार्क्सवाद, समाजवाद तथा फासीवाद जैसी अन्य विचारधाराओं तथा राजनीतिक आंदोलनों द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जैसे होता है ना कि कोई एक अगर किसी की पक्ष लेता है, किसी की सहायता करता है, किसी गरीब की, असहाय की, तो बाकी के जो 4 होते हैं ना पावरफुल लोग, वो आते हैं, उनको चुनौतियाँ देते हैं। तो इसी प्रकार उदारवाद को भी कई उनका सामना करना पड़ा था। कल्याणकारी राज्य के रूप में उदारवाद ने कुछ
सीमा तक लोकतंत्र तथा समाजवाद आत्मसात कर लिया है। कुछ सीमा तक इसने फासीवाद का पूरी शक्ति से विरोध किया है, परंतु मार्क्सवाद पर काबू नहीं कर पाया है। मार्क्सवाद के समक्ष 20वीं शताब्दी के मध्य में उदारवाद यथास्थिति की विचारधारा बन गया है। बचावकरी तथा रूढ़िवादी क्रांतिकारिता, विपरीत तथा वर्तमान मौलिक व क्रांतिकारी आंदोलन के सामान्यतः प्रतिकूल अथवा ऐसे आंदोलनों से अलग थलग फिर भी सोवियत संघ, पूर्वी यूरोपीय देशों में समाजवादी प्रतिमान के पतन तथा समाजवादी विचारधारा के लुप्त होने से क्लासकी उदारवाद, जिसको आगे हमने नकारात्मक पढ़ा था, अपने नए अर्थात स्वतंत्रता स्वरूप में समकालीन संसार की पुनः एक प्रभावशाली विचारधारा बन गई है। आगे मैंने क्या दिया, सॉरी पीछे हमने पढ़ा था आगे। ओके, तो उदारवाद क्या है? उदारवाद एक गतिशील व लचीली संकल्पना है और इस कारण इसकी कोई निश्चित परिभाषा करना कठिन है। आरंभ से ही इसमें निरंतर परिवर्तन आता रहा है। कभी कुछ इसमें जोड़ दिया गया तो कभी इससे कुछ अलग कर दिया गया। एल्बालास्टर लिखते हैं, उदारवाद को किसी निश्चित तथा निरंकुश संकल्पना के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए और न ही इसे अपरिवर्तित नैतिक तथा राजनीतिक मूल्यों का एक समूह समझा जाना चाहिए। यह तो पुनर्जागरण तथा धर्म सुधार के साथ आरंभ हुए आधुनिक काल के विशिष्ट ऐतिहासिक आंदोलनों के विचारों से जुड़ा है। यह अनेक परिवर्तनों से होकर गुजरा है और इस कारण इसके अर्थ हेतु ऐतिहासिक न कि किसी स्थिर विश्लेषण की आवश्यकता है। लास्की कहते हैं, इस उदारवाद की व्याख्या आसान नहीं है, परिभाषित करना तो और भी कठिन है, क्योंकि यह कोई सिद्धांत न होकर मस्तिष्क की एक सोच या फिर आदत है। हैकर के शब्दों में राजनीति के शब्दकोश में उदारवाद एक सामान्य धारणा है। कोई वीर पुरुष ही इसकी परिशुद्ध परिभाषा कर सकता है। ये किसने कहा है? हैकर ने। यह व्यक्ति की जाति तथा दोनों के संबंधों की धारणा है। ग्राइम्स ने भी लगभग इस प्रकार का विचार व्यक्त किया है। उदारवाद कोई निश्चित मत नहीं है, क्योंकि मतवादिता के अपने अवरोधक होते हैं। यह सामाजिक समस्याओं जो विवेक और मानवीय सत्यता पर बल देती है, उसके प्रति अपेक्षा अस्थायी अंतरिम रवैया है। उदारवाद एक लचीले दृष्टिकोण को लेते हुए आगे की ओर देखता है, अधिक लोगों के बेहतर भविष्य बनाने का प्रयास करता है। इसके विपरीत रूढ़िवाद पीछे की ओर देखता है, अतीत की उपलब्धियों को मुख्यतः बनाए रखने का प्रयत्न करता है। यद्यपि उदारवादी विचार 300 वर्ष पहले के विचार हैं, यह शब्द उदारवाद 19वीं शताब्दी के आरंभ तक प्रयोग में नहीं लाया गया था। रिचर्ड वेलहिन के अनुसार उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल्य में विश्वास का नाम है। सार्टोरो के अनुसार साधारण व सरल रूप में उदारवाद व्यक्तिक स्वतंत्रता, न्यायिक सुरक्षा तथा सांविधानिक राज्य का सिद्धांत एवं व्यवहार है। बुल्लक तथा शॉक उदारवाद के द्विनिवों में स्वतंत्रता तथा अंतःकरण पर विश्वास में बल देते हैं। ग्राइम्स का मत है, उदारवाद विचारों की एक ऐसी व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है जिसका लक्ष्य बहुलवादी समाज की प्राप्ति है, जो समाज, राजनीति, अर्थशास्त्र, धर्म तथा अन्य सांस्कृतिक जीवन की भिन्नताओं का समर्थन करे। साधारण तथा सरल रूप में उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता में वृद्धि चाहता है। यह व्यक्ति की व्यक्तिगतता को चयन व निर्णय के क्षेत्र में बढ़ाना चाहता है। लास्की कहते हैं, उदारवाद के विचार में स्वतंत्रता का भाव निहित है। यह भाव विवश भी कर सकता है। इस कारण उदारवाद सहनशीलता की मांग करता है, विशेष रूप से उन विचारों व प्रवृत्तियों के प्रति जिन्हें खतरनाक समझा जाता है, परंतु जो मानवीय गुणों को दर्शाते हैं। हेलोवेल ने उदारवाद को परिभाषित करते हुए कहा है कि उदारवाद जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, बौद्धिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा आर्थिक में स्वतंत्रता की मांग का मूर्त रूप है। स्कैपिरो उदारवाद को जीवन के प्रति अभिवृत्ति कहता है, संचयी, प्रयोगात्मक, विवेकी तथा स्वतंत्र। और कॉर्नर के शब्दों में उदारवाद व्यक्तिक स्वतंत्रता, व्यक्तिक मानवीय अधिकारों तथा व्यक्तिक सुख के आदर्शों से आरंभ होता है। व्यक्तिक मानवीय अधिकारों तथा व्यक्तिक सुख के आदर्शों से आरंभ होता है।
तथा उन्हीं पर समाप्त होता है। उदारवाद लोकतांत्रिक समाज का कोई भी आर्थिक सामाजिक रूप क्यों न हो या आदर्श उदारवाद में मुख्य माने जाते हैं। हिटर के अनुसार स्वतंत्रता उदारवाद का सार तत्व है। एक उदारवादी के लिए समाज या उसके किसी भाग की अपेक्षा व्यक्ति ही सब कुछ होता है, क्योंकि व्यक्ति के अधिकारों को प्राथमिकता देकर ही स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जा सकता है। ये किसने कहा है? ये हिटर ने कहा है कि व्यक्ति ही सर्वप्रथम है, व्यक्ति को ही प्रथम प्रायोरिटी देना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति ही किसी राज्य का विकास करने में सक्षम होता है। एंड्रिक हैकर ने अपनी रचना पॉलिटिकल थ्योरी में 4 प्रकार के उदारवाद में भेद किया है: स्वप्नवादी उदारवाद, स्वतंत्र बाजार उदारवाद, लोकतांत्रिक उदारवाद तथा सुधारवादी उदारवाद। उनके अनुसार समूचे रूप में उदारवाद की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: राइज